हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। जब मैं आप लोग को अपने सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहा था तो मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर ये दो डीसी मशीन के टाइप्स होते हैं। आप लोग का पहला जो दो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर दोनों डीसी मशीन के टाइप्स होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा डीसी मशीन का। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से डीसी जनरेटर पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना जरूरी है आप लोगों को कि डीसी मशीन क्या होता है। मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे राइटर्स का ऐसा बुक आता है जिसमें डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर एक ही यूनिट में दिया रहता है और उस यूनिट का नाम होता है डीसी मशीन। अगर आप PS भीमरा का बुक खरीदोगे, JB गुप्ता सर का बुक खरीदोगे इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो वहाँ पे डीसी मशीन से ही यूनिट दिया रहता है। उसी यूनिट में डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर दोनों रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि डीसी मशीन क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डीसी वर्ड यूज किया गया है। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट। क्या मतलब होता है डीसी का? डायरेक्ट करेंट। और उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया मशीन। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन एफर्ट को कम कर दे और समय बचाए उसको हम लोग मशीन बोलते हैं। बट हम लोगों को इस सब्जेक्ट में नॉर्मल मशीन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हम लोगों को सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट ही वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन का भी इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन का 3 फंक्शन होता है। मैंने टोटल ऐसे बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ एक तीसरा फंक्शन बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि 3 तरह के इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं। एक को हम लोग मोटर बोलते हैं, दूसरे को जनरेटर बोलते हैं और तीसरे को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये सब चीज़ चलते फिरते याद होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। मोटर काम क्या करता है ऑलरेडी आप लोग को पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का काम क्या होता है? तो जनरेटर में मैंने बताया था कि जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला डिवाइस है। जनरेटर क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला डिवाइस है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी के फॉर्म को कन्वर्ट नहीं करता है। वो सिंपली वन सर्किट से दूसरे सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए उसका नाम ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मशीन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। और आज के क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीसी मशीन। पहला बात याद रखना है कि यहाँ पे जो डीसी वर्ड इन्वॉल्व हुआ है, ठीक ना, इसलिए इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि या तो ये मशीन डीसी एनर्जी उत्पन्न करता है या फिर डीसी एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये डायरेक्ट करंट के साथ ऑपरेट होने वाला डिवाइस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन का वो एक एक पॉइंट लेंगे और एक एक पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि डीसी मशीन्स क्या होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, ए डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब देखो यहाँ पे ना कुछ नया वर्ड आप लोग को मिला है। क्या वर्ड नया मिला है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बोला गया कि जो डीसी मशीन होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। अब देखो ये जो वर्ड है ना आपको आगे भी मिलते रहेगा और आज से ही इस वर्ड को समझ लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। क्या वर्ड है ये? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं और मैकेनिकल का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रो का मतलब मेनली याद रखना इलेक्ट्रिकल, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो वैसे डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बोलते हैं।
क्योंकि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए कन्वर्जन यूज किया गया है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का दो मतलब होता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया भी था कि कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कौन सा डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि अभी जो हम बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस मीन्स डैट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया और पावर, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बदले मैं बार बार पावर वर्ड यूज किया हूँ, और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से एक बार ओवरऑल पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस मीन्स डैट विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वैसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं कि जनरेटर बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट मैं कर देता हूँ, जो मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको कौन सा मशीन बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, ये जो ब्लॉक डायग्राम है इससे बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। एक ब्लॉक में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा है, दूसरे में मैकेनिकल एनर्जी लिखा है, और बीच में देखोगे एरो में लिख दिया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल। और ये जो एरो है इसमें दो तरफ से एरो हेड है, ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो वैसे डिवाइस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। तो देखो, आपको क्या याद रखना है डीसी मशीन के बारे में। तो पहला वर्ड याद रखना है कि डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो इतना तो याद रख ही सकते हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी हम जस्ट समझाए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक ना। देखो, डीसी मशीन जो होता है ना, डीसी मशीन के दो टाइप्स होंगे, अभी हम जस्ट बताने वाले हैं, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। और दोनों के दोनों रोटेटिंग मशीन हैं या रोटेटिंग डिवाइस है। रोटेटिंग डिवाइस उसको बोला जाता है, या उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को या उस इलेक्ट्रिकल मशीन को रोटेटिंग मशीन बोलते हैं जिसमें कोई एक रोटेटिंग पार्ट हो। ठीक है, आगे हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि इसका जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। इसमें हम बताएंगे आप लोग को कंस्ट्रक्शन में कि इसके दो पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट स्टैटिक होते हैं, कुछ रोटेटिंग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसमें एक घूमने वाला चीज़ होता है। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो ये एक ऐसा मशीन है जिसमें एक पार्ट इसका घूमता है। और आप लोग जानते भी हो ये चीज़, कोई मोटर जब देखे होगे या आप लोग कहीं ना कहीं मोटर ज़रूर देखे होगे, या अभी भी आपके आसपास कोई मोटर होगा तो देखना उसमें ज़रूर एक रोटेटिंग पार्ट होता है और वो आवाज़ भी करता है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पंखा को देख लो भाई, पंखा भी एक मोटर है, जो फैन हमारे घर में लगा हुआ है तो उसमें एक रोटेटिंग पार्ट है। वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगा हुआ है, तो वो पुल्ली को क्या करता है, घुमाता है। घर में जो किचन में हम लोग मिक्सी यूज करते हैं चटनी पीसने के लिए या किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, तो उसके अंदर भी मोटर है, तो वो भी उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है। तो ये जितने भी मशीन होते हैं, ठीक है, यानी कि डीसी मशीन होते हैं, इसमें एक पार्ट इनका रोटेटिंग होता है। अब ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को तो बताएंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होता है, ठीक ना, हर एक पार्ट उसका स्थिर रहता है। लेकिन डीसी मशीन में जैसे डीसी मोटर ले लें और डीसी जनरेटर ले लें तो दोनों में कोई एक पार्ट जरूर घूमते रहेगा। ठीक है, आगे जब हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द डीसी मशीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो डीसी मशीन है इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर।
ठीक है। डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, ये तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि डीसी मशीन के दो टाइप्स होते हैं, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। और ये आप लोग के दो अलग अलग यूनिट हैं, ये फर्स्ट यूनिट है, ये आप लोग को सेकेंड यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग मेनली फोकस करेंगे डीसी जनरेटर पे। किस पे फोकस करेंगे? डीसी जनरेटर पे। और सेकेंड यूनिट में फोकस करेंगे डीसी मोटर पे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे जैसे टॉपिक दिया है वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम डीसी जनरेटर को डिफाइन किए हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। हमने लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, सुनोगे ध्यान से, डीसी जनरेटर। जनरेटर से पहले वर्ड लग गया है डीसी। अब आप लोग को इतना पता होगा कि दो फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है, एसी के फॉर्म में और डीसी के फॉर्म में। किसके किसके फॉर्म में? एसी के फॉर्म में और डीसी के फॉर्म में। और ये जो हमारा जनरेटर है ये किस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म को डील करेगा? तो ऑब्वियसली याद रखना डीसी, यानी कि डायरेक्ट करेंट जनरेटर भी इसको बोलते हैं हम लोग, और ये डायरेक्ट करेंट को डील करेगा। अब देखो जब जनरेटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जनरेटर की बात हो रही है। तो इतना बात तो पक्का है कि जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ आपको डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये डीसी जनरेटर है और आगे के सब्जेक्ट में आप लोग को एसी जनरेटर भी पढ़ना है। सुनोगे ध्यान से, किसके बारे में पढ़ना है? एसी जनरेटर के बारे में भी पढ़ना है। तो जब एसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, सुनोगे ध्यान से, किसका इंट्रोडक्शन? एसी जनरेटर का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लिखाएंगे कि एसी जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ डीसी के बदले एसी आ जाएगा, यानी कि वो एसी उत्पन्न करता है, एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला डिवाइस है। सिंपल लाइन में याद रखो, क्या उत्पन्न करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करेगा। अगर डीसी जनरेटर की बारे में बात करें तो बोल सकते हो कि डीसी जनरेटर डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। और एसी जनरेटर के बारे में बात करें तो जो एसी जनरेटर होता है वो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है, और दोनों इनपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला बात यही याद रखना है कि अगर ये डीसी जनरेटर है तो इसका आउटपुट जो होगा वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, और इनपुट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अब मैकेनिकल एनर्जी समझिए, ये आपका इनपुट हो गया और ये इसका आउटपुट साइड हो गया, ठीक है। तो इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी कैसे देते हैं? तो इसका शाफ्ट जो है बाहर ऐसे निकला हुआ रहता है और इस शाफ्ट को ऐसे घुमाया जाता है। शाफ्ट के अंदर में हम आप लोगों को बताएंगे आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह में कि आर्मेचर होता है, उस पर बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं और कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है। और रोटेशन के लिए, ठीक ना, आपको रोटेशन के लिए कोई मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं, उससे आप समझ जाओगे। तो जब यहाँ पे आर्मेचर के कंडक्टर को ये रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी सर्किट थ्योरी में ये चीज़ बताने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल बॉल लगा देते हो या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा देते हो तो यहाँ से करेंट फ्लो होने लगता है और आप उसी करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हो, या उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डिफरेंट वर्क के लिए यूज करते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो सिंपली समझो कि रोटेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। अब रोटेशन कहाँ से लाया जाएगा, कैसे इसको घुमाया जाएगा? तो इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि आपको जनरेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट में सर पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग को हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ शादी ब्याह में या फिर कोई फंक्शन होता है हमारे घरों में, तो हम लोग भाड़ा पे जनरेटर करके लाते हैं। जनरेटर पे बहुत सारा भोजपुरी सॉन्ग भी आते रहता है क्या, ठीक है। उस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बाद में भोजपुरी गाने पे भी बात करेंगे। बट आज के क्लास में समझते हैं कि वो जनरेटर जो हम लोग लाते हैं भाड़े पे, कि लाइन कट गया तो हमारा लोड किस पे आ जाएगा? जनरेटर पे, ठीक है। तो जो जनरेटर होता है उसमें देखोगे दो पार्ट होता है। जो हम लोग भाड़े पे जनरेटर लेके आते हैं उसमें दो पार्ट होता है, ठीक है। आप लोग में से कुछ लोग इसको स्टार्ट भी किए होंगे। यहाँ पे बड़ा सा रोलर रहता है, इससे पुल्ली निकला, ये डीजल इंजन होता है। ये क्या होता है भाई? डीजल इंजन होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें दो सेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक डिवाइस लगा रहता है, ठीक है।
अगर बहुत आसान शब्दों में आपको समझाएं तो ये जो डीजल इंजन है यही मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। इसको जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो स्टार्ट हैंडल मार के किए होगे कभी, तो पता भी होगा, क्या नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा लीवर भी रहता है, हम लोग हैंडल मारते हैं और लीवर को गिरा देते हैं तो स्टार्ट हो जाता है मशीन, फिर यहाँ से धुआं भी निकलने लगता है, वो सब चीज़ डिस्कस नहीं करना है। तो जब ये स्टार्ट हो जाता है डीजल इंजन तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस रोटेशन मिलने लगता है और ये इसका शाफ्ट बाहर निकला रहता है इस डीजल इंजन का और यहाँ पे चला जाता है। ये वाला जो सेक्शन है ना, यही हमारा जनरेटर का सेक्शन है, ये रोटेशन होता है ये, और ये जो रोटेशन है ये किसको प्रोवाइड किया गया, ये जनरेटर वाला सेक्शन होता है। आगे हम बताएंगे कि ये जनरेटर का ये कौन सा डिवाइस होता है। फिलहाल अभी सिंपल रखने के लिए इतना समझो कि ये जनरेटर वाला सेक्शन है और इसमें हम लोगों ने रोटेशन दे दिया, कहाँ से, तो डीजल इंजन से। और ये जो शाफ्ट है इसके अंदर जाके आर्मेचर से कनेक्टेड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, उसके ऊपर में बहुत सारे कंडक्टर हैं और वो क्या होगा, पूरी आर्मेचर को घुमाएगा और आर्मेचर घूमेगा तो उसके साथ साथ कंडक्टर घूमेगा, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो नंबर ऑफ फ्लक्स को कट करता है और वहाँ पे लग जाएगा फराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ। ठीक है, तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगता है और दो तार लेके हम अपने घरों में या जहाँ पे यूज करना होता है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ठीक ना, ये जनरेटर का है और आप लोग को हमने बताया कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया गया। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए डीजल इंजन यूज किया गया। ठीक है, अब देखो बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है ह्यूज अमाउंट में, जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं। तो हर एक पावर प्लांट में मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करने का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में आप लोग को पढ़ाया जाता है या आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे कोयला जलाया जाता है ह्यूज अमाउंट में और उसके ऊपर में जहाँ पे कोयला जलाया जाता है उसके ऊपर में बड़े से कंटेनर में पानी रख दिया जाता है। पानी कंटिन्यूसली बॉयल होते हैं और उसका स्टीम निकलता है, स्टीम को एक पाइप से भेजा जाता है और बड़ा बड़ा टरबाइन लगा हुआ होता है। स्टीम जो है इतना ज़्यादा प्रेशर वाला रहता है कि टरबाइन के जो फिंग्स उसमें पंखी लगा रहता है, उससे स्टीम जाके टकराता है उसके पंखी से, तो वहाँ पे रोटेशन मिलता है। उसी रोटेशन को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं और वो शाफ्ट से कनेक्टेड होके गया रहता है जनरेटर में। आगे हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे हर चीज़ सीखोगे। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करने का अलग अलग तरीका होता है। अब जो विंड एनर्जी होता है, आप लोग देखे होंगे पिक्चर में बड़ा बड़ा पंखी लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे रोटेट करता है, तो वहाँ से रोटेशन हवा से उत्पन्न किया जाता है, कहीं पानी से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलो तो इतना बस समझ लो कि ये मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अभी इस डिस्कशन को यहीं तक रहने देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंस को डिफाइन किया है। देखो क्या है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एकमात्र सोर्स अगर डीसी जनरेटर को छोड़ दिया जाए तो बैटरी है। दुनिया का जितना भी बैटरी है, चाहे हमारे इस घड़ी में लगा हुआ हो, दीवार घड़ी में जो पेंसिल बैटरी लगा हुआ हो, आपके घर में इन्वर्टर में जो बैटरी लगा हुआ है, कार में जो बैटरी लगा हुआ है, या दुनिया का कोई भी बैटरी, छोटा से छोटा बैटरी, बड़ा से बड़ा बैटरी, कोई भी, सब डीसी सोर्स है जो कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। लेकिन ये जो बैटरी होते हैं ना, इनका अपना एक लिमिटेशन है। ये हाई पावर सप्लाई नहीं दे सकते हैं और इनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनको बार बार चार्ज करने का ज़रूरत पड़ता है। कुछ ऐसे भी बैटरी होते हैं जो कि नॉन चार्जेबल होते हैं, लेकिन इनका इफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं होता है। अब सपोज करो कि किसी मशीन को या कोई काम करने के लिए, ठीक ना, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक फंक्शन होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल को चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है या इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए हाई वैल्यू का डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत होता है और कंटिन्यूअस सप्लाई का ज़रूरत होता है। बैटरी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस जगह पे डीसी एनर्जी सप्लाई करने के लिए डीसी जनरेटर को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप पढ़े होंगे कि जो मेटल्स होते हैं जब ओर से निकाला जाता है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ना भी था, तो वो उसके साथ इम्प्योरिटी भी रहता है।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है। तो वहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फंक्शन होता है, वहाँ पे डीसी जनरेटर को यूज किया जाता है। आगे के क्लासेज में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बैटरी का जो लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन को डीसी जनरेटर ख़त्म करता है, ठीक है। उसका एक लिमिटेड फंक्शन है, और ये जो डीसी जनरेटर है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यू देते जाइएगा, एकदम लॉन्ग लास्टिंग काम करते रहेगा और हाई पावर का डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डीसी जनरेटर पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आप लोग को पॉइंट में लिखा देंगे। फिलहाल इस पॉइंट को पढ़ते हैं। द बैटरी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। डीसी इलेक्ट्रिक पावर बोला जा रहा है कि जो बैटरी होता है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है डीसी इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। बैटरी क्या है? डीसी। हम आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे हमसे, तो उन लोग को हम पढ़ाया हुआ है कि इनपुट में भी डीसी बैटरी का और आउटपुट भी डीसी। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसका इनपुट भी डीसी होता है और आउटपुट भी डीसी होता है, दुनिया का कोई भी बैटरी, ठीक है। इट कैन ओनली सप्लाई लिमिटेड पावर टू एनी मशीन, जो कि बहुत ही लिमिटेड पावर सप्लाई देता है किसी भी मशीन को। Where large quantity of DC power are required, such a DC generator is used। जहाँ पे लार्ज पावर या लार्ज DC पावर का जरूरत होता है, वहाँ पे DC जनरेटर को यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए DC जनरेटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किस पे काम करता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ाएंगे। आप लोग को यहीं से याद रखना होगा कि जो जनरेटर होता है यानी कि डीसी जनरेटर होता है, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। बोलो मेरे संग, किस पे काम करता है? तो डीसी जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। और आज ही के क्लास में मैं आप लोग को डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि डीसी मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डीसी मोटर के बारे में। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि डीसी मशीन के दो टाइप्स होते हैं, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को डीसी मशीन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो दो टाइप्स के डीसी मशीन होते हैं, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। और डीसी मोटर आप लोग का सेकेंड यूनिट है, जहां पे हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीटली डीसी मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पे बस इतना जान लीजिए कि डीसी मोटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ द डीसी मोटर इज टू कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो डीसी मोटर होता है वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। और डीसी मोटर बोला जाएगा तो क्या बोलोगे? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या भाई? तो डीसी। तो बोलोगे कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग डीसी मोटर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एसी मोटर क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? तो एसी मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि इसका इनपुट दोगे आप एसी, यानी कि यहाँ से आप करंट दोगे, डीसी करंट दोगे, ठीक है, या डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो उसी को ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि रोटेशन इसके आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी कि इनपुट इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, आउटपुट इसका मैकेनिकल एनर्जी होगा। आउटपुट में रोटेशन मिलेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सुनोगे, दोनों में दो चीज़ का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। पहला चीज़ का डिफरेंस ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। इसको काम करने के लिए डीसी मोटर का जरूरत होगा, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है। एक एग्जांपल बता देते हैं डीसी मोटर का। हमारे घरों में भी डीसी मोटर यूज हो रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? तो आपके घर में जो मिक्सी लगा हुआ है, ठीक है, जो किचन में हम लोग मिक्सर एंड ग्राइंडर यूज करते हैं, उसके अंदर में डीसी मोटर लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कटिंग टूल्स, ड्रिल मशीन आते हैं जिसके अंदर में डीसी मोटर लगा हुआ है। तो आगे की क्लासेज में और भी बहुत सारा मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे बच्चों का जो खिलौना होता है जो बैटरी से चलता है, रिमोट वाला, उसके अंदर में छोटा सा डीसी मोटर लगा हुआ होता है। तो डीसी मोटर को पहचानना भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा डीसी मोटर होगा जो कि बैटरी से ऑपरेट होता है, यानी कि उस डिवाइस में बैटरी भी यूज होता है। जैसे बच्चों का खिलौना होता है,
जो कि रिमोट कंट्रोल से चलता है। तो देखोगे उस खिलौने के अंदर में 2 बैटरी, पेंसिल बैटरी 2, 4, 5 कितना भी लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, तो पहला है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके। ठीक है, एक का इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, दूसरे का मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं, इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि ये बात समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग डीसी मोटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ए डीसी मोटर इज एप्लीकेबल वेयर गुड स्पीड रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक ना, डीसी मोटर को वहां पे यूज किया जाता है जहां पे गुड स्पीड रेगुलेशन का जरूरत है। अब स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, तो बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। जहाँ पे स्पीड को यानी कि कह सकते हो मोटर के स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सके। एक्चुअली क्या है, इसका जो शाफ्ट है इस पे हम लोग को रोटेशन मिलता है, यानी कि एक स्पीड से ये शाफ्ट इसका घूमता है। ठीक है, अब इसका जो रोटेशन है, ठीक ना, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, या रोटेशन के स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर कम ज़्यादा किया जा सकता है तब बोलेंगे कि स्पीड रेगुलेशन। अगर आपके घर में मिक्सर एंड ग्राइंडर है, या किसी के यहाँ देखे होंगे जूस के दुकान पे भी देखे होंगे लोग रखते हैं, ठीक है, तो उसमें स्विच लगा रहता है स्पीड वाला, 1 2 3 0 ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो 1 पे जब सेट किया जाता है तो कम स्पीड से उसका पुल्ली घूमता है, 2 पे सेट किया जाता है तो और ज़्यादा स्पीड से, 3 पे सेट किया जाता है तो और ज़्यादा स्पीड से। तो आगे की क्लासेज में मैं बताने वाला हूँ कि डीसी मोटर का 2-3 फीचर्स बड़ा यूनिक है। एक तो उसका स्पीड रेगुलेशन किया जा सकता है, वही एसी मोटर का स्पीड रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, तो स्पीड रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे हम लोग कि कैसे स्पीड रेगुलेशन किया जाता है। दूसरा क्या है कि जो शाफ्ट का रोटेशन है इसको रिवर्स इजीली किया जा सकता है। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो सिर्फ हम बताएंगे कि सप्लाई का जो कनेक्शन है ना, प्लस माइनस टर्मिनल, उसको इंटरचेंज कर देना है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में चेंज करोगे तो इसका रोटेशन उल्टा भी मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बात है डीसी मोटर का। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पे आगे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पीड रेगुलेशन ये अच्छा है, स्पीड रेगुलेशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए डीसी मोटर प्रोवाइड्स एन एम्पल रेंज ऑफ स्पीड। एम्पल रेंज बोलने का मतलब है कि बहुत हाई रेंज तक का स्पीड रेगुलेशन देता है। हाई रेंज का स्पीड रेगुलेशन देने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आगे हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे कि मोटर का जो स्पीड होता है, किसी किसी मोटर का देखोगे 1200 आरपीएम होता है स्पीड। ठीक है, 1200 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में ये कितना 1200 घूमेगा। इवन आप पंखा भी खरीदते होगे ना, ठीक है, उसके डब्बा पे लिखा रहता है, ठीक ना, ये सब पढ़ना चाहिए। किसी का 1500 आरपीएम होता है। अब देखो, तो ये एक मोटर का स्पीड रेगुलेशन होगा, आइडियल रेगुलेशन। एम्पल रेंज ऑफ स्पीड का क्या मतलब है कि कोई ऐसा मोटर जिसका स्पीड 500 आरपीएम से लेके हम लोग कहाँ तक 3000 आरपीएम तक बढ़ा सकें। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, आगे हम बताएंगे रेटिंग वगैरह, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे। तो एक ही मोटर से आप अलग अलग स्पीड ले सकते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्पल रेंज, मतलब बहुत विस्तृत रूप से इसका रेंज बढ़ रहा है। देखोगे 500 रेंज मतलब बहुत कम हो गया, 3000 आरपीएम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक लंबा सा रेंज मिल गया। ठीक है, जैसे स्केल होता है ना, तो 0 से लेके 12 लिखा रहता है, तो ये इसका रेंज कितना हो गया, 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर। वैसे ही स्पीड का भी स्केल होता है। ठीक है, मतलब स्पीड उसका बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए डीसी मोटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पे डीसी जनरेटर काम करेगा और लेफ्ट हैंड रूल पे डीसी मोटर काम करेगा। लेफ्ट हैंड रूल में आप लोग को हम बताएंगे कि ये 3 फिंगर को यूज करके कैसे कैसे क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। तो फिलहाल याद रखना है कि डीसी मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और एक लास्ट पॉइंट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ये सब अभी से ही चलते फिरते याद रखना है। ये सब आप लोग के लिए नया पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेई लेवल्स के एग्जाम्स पे। देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर इज सेम। जो कंस्ट्रक्शन होता है डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का, यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि जो डीसी मशीन्स होते हैं सबका कंस्ट्रक्शन सेम होता है। 2 ही टाइप्स का डीसी मशीन होता है, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, और दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अब तुम समझ सकते हो, ठीक ना। और हम आप लोग को एक ही बार कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे डीसी जनरेटर में,
और आप लोग को डीसी मोटर में कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सामने वाले को पता है ना कि एक ही कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट, और कोई भी मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मेन पार्ट होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जेई लेवल्स के एग्जाम्स में भी कंस्ट्रक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए किसी भी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शनल पार्ट जो उसके होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या याद रखना है कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। हम आप लोग को जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, इवन जो इंजीनियर बना रहा होगा या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पे डीसी मोटर और जनरेटर बनाया जाता है, उनको भी पता नहीं होता कि ये डीसी मोटर बन रहा है कि जनरेटर बन रहा है, सिर्फ कनेक्शन चेंज कर दिया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे देखोगे इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दिया गया, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ से इनपुट इलेक्ट्रिकल दे दिया जाए तो यहाँ से मैकेनिकल प्रोड्यूस कर देगा अपने आप ही। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इन करा दिया जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया फीचर्स है। तो एक काम कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताते हैं डीसी मशीन का। तो यहाँ पे देखोगे डीसी मशीन का मैंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि डीसी मशीन के दो टाइप्स होते हैं, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। अब डीसी जनरेटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डीसी मोटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन बाय वन थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि हर एक टाइप्स को आगे के क्लासेज में हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, और सबका नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे मोटर और जनरेटर का अलग अलग एप्लीकेशन है। इसके भी जो टाइप्स हैं सबका अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, कितनी बारी तो पूछा ही जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि सीरीज डीसी जनरेटर को कहाँ यूज करते हैं, शंट डीसी जनरेटर को कहाँ यूज करते हैं, सीरीज डीसी मोटर का कहाँ यूज होता है, शंट डीसी मोटर का कहाँ यूज होता है। तो सीरीज और शंट सब अलग अलग टाइप्स के मोटर हैं, सबका अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, आगे के क्लासेज में मैं बताऊंगा कि सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है। अभी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बता भी दूंगा तो उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होते हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड डीसी जनरेटर। याद रखना, सेल्फ एक्साइटेड के तीन टाइप्स होते हैं, मेनली हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड के तीन टाइप्स, सीरीज, शंट, कंपाउंड, सीरीज, शंट, कंपाउंड, ऐसे याद रखना। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का कोई टाइप्स नहीं होता है। अब इधर देख लोगे, कंपाउंड डीसी जनरेटर के दो टाइप्स होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन यहाँ डीसी जनरेटर में देखा, वही सेम क्लासिफिकेशन डीसी मोटर में भी होता है। जैसे डीसी जनरेटर में दो तरह का डीसी जनरेटर देखा आप लोगों ने, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड, वैसे ही डीसी मोटर में भी होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसे सेल्फ एक्साइटेड के तीन टाइप्स है, वैसे ही सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के भी तीन टाइप्स हैं, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर। इसका कोई टाइप्स नहीं। और फिर कंपाउंड डीसी मोटर के भी दो टाइप्स होते हैं, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। तो आप चाहो तो चलते फिरते भी इसको याद रख सकते हो, हालांकि जब डिटेल्स में स्टडी करते हैं हम लोग तो याद हो ही जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में बेसिकली हमने आप लोगों को एक डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग डीसी जनरेटर को सेपरेट करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम आप लोग को डीसी जनरेटर के इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और जैसे जैसे सिलेबस दिया हुआ है वैसे वैसे पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।